नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जंग के पूरे हालात दोबारा से बनने लगे हैं। कल रात को 12 बजे के आसपास, आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो 8 मई है, यानी कल की रात 12 बजे जो हिंदुस्तानी टाइम है उसके हिसाब से 12 बजे के आसपास लगातार खबरें आनी शुरू हुई कि ईरान में विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं, ईरान में बम ब्लास्ट की आवाजें सुनी गई हैं और एक के बाद एक कई सारी आवाजों के सुने जाने की बात आई। तस्नीम न्यूज ने रिपोर्ट किया, फार्स ने रिपोर्ट किया, ईरानी मीडिया जो है सबसे पहले उसने रिपोर्ट किया कि बंदर अब्बास और उसके आसपास कई सिविलियन इलाकों में भी बमबारी की खबर आई है, बम विस्फोट की खबर आई है, एक्सप्लोजन की खबर आई है। उस समय तुरंत यह समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले इजराइल ने एक बयान जारी किया, I-12 जो उनका चैनल है उसने कहा कि इजराइल ने यह अटैक नहीं किए हैं। उसके बाद खबर आने लगी कि शायद यूएई ने अटैक किए हैं और फाइनली पता चला कि ये अटैक जो हुए हैं वो अमेरिका की तरफ से अटैक हुए हैं। यूएई का नाम क्यों आया? ऐसा लगता है कि यूएई के बेसिस का इस्तेमाल किया गया और यूएई के बेसिस का इस्तेमाल करके ईरान को निशाना बनाया गया। इसीलिए जब अटैक्स अब हो रहे हैं, अब जो लड़ाई वहां पर चल रही है वो यूएई के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। यूएई के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी वहां का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बाकायदा ट्वीट करके यह बात बताई है कि हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं और एयर डिफेंसेस को एक्टिवेट कर दिया गया है। यूएई में कहां कहां हमले हुए हैं ठीक ठीक अभी हमें पता नहीं है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं लेकिन ज्यादातर वीडियोस वेरीफाइड नहीं है, इसलिए हम आपको वीडियोस कोई नहीं दिखा रहे हैं। पुराने वीडियोस भी हो सकते हैं, लेकिन एमओडी का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, यूएई के एमओडी का जिस तरह से बयान ट्विटर पर आया है, बिल्कुल क्लियर है कि यूएई के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और यह भी क्लियर हो रहा है कि कल रात को ईरान के ऊपर जो हमले हुए हैं वो भी यूएई के बेसिस से किए गए हैं। अब इन हमलों में हुआ क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिविलियन इलाकों में जो हमले हुए हैं, मिनाब पे भी हमला हुआ है, एक आध जगह और हमला हुआ है, उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है कि सिविलियन हमलों में कोई नुकसान भी पहुंचा है या यूं ही हमले हुए हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो हमले हुए हैं उनके बारे में डिटेल्स हमारे पास हैं और बिल्कुल दो तरह की डिटेल्स हैं। एक तरफ ट्रंप का ट्वीट है और ट्रंप के बयान है, यूएस सेंटकॉम के जो सेंट्रल कमांड है उसका बयान है ट्विटर पर आया हुआ और सेंट्रल कमांड का यह कहना है कि ईरान ने जो हमारी जहाजें जा रही थी उनके ऊपर हमला किया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 3 जहाजें गुजर रही थी, उनके ऊपर हमला किया और उसके बदले में हमने हमला किया, लेकिन हमारी जहाजों पर कोई असर नहीं पड़ा, जहाजें निकल गईं। यानी यूएस सेंटकॉम का यह कहना है कि जो ईरानी हमला हुआ था उस हमले को इंटरसेप्ट कर लिया गया और किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। ये अमेरिका का दावा है। अमेरिका पहले भी बहुत सारे दावे करता रहा है। अमेरिका कहता रहा है कि हमारे बेसिस को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस जारी करके बताया कि किस तरह से अमेरिका के ज्यादातर बेसिस पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। दुनिया से छुपाने की जो कोशिश की गई वो सामने आ गई। अब कल रात की बात पे लौटें तो ईरान ने वीडियो जारी किए हैं, फार्स न्यूज ने वीडियो जारी किए हैं। वो वीडियोस बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं कि ईरान ने अटैक जो किए हैं वो मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए हैं और उनका यह कहना है कि इस अटैक से डर के अमेरिका के 3 जो जंगी जहाज थे वो वहां से भाग गए और अमेरिका को काफी नुकसान हुआ है। अब कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना हम जरूर जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल अपने नुकसानों को लगातार छिपाते हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा अल्टरेशन हुआ और खत्म हो जाएगा। इस बात को नोट कीजिए। अमेरिका चाहता है खत्म हो जाए, मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन कल जो रात को हुआ है वो छोटा मोटा हमला नहीं है, वो सीज फायर का बड़ा वायलेशन है और जंग की शुरुआत उससे हो सकती है। आप देखिए, यूएई से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स भी छोड़ी गई हैं, ड्रोन्स भी हैं और इसके अलावा भी अलग अलग तरह की मिसाइल्स यूएई के ऊपर छोड़ी जा रही हैं। यानी ईरान पूरी ताकत के साथ हमला कर रहा है। इसके साथ एक खबर को और जोड़ लीजिए। रिपोर्ट यह आती है कि अमेरिकन सीआईए, अमेरिका की जो स्पाई एजेंसी है सीआईए का यह कहना है कि जंग की शुरुआत में जितने हथियार ईरान के पास थे उसके 70% यानी 100 में से 70 हथियार अभी भी ईरान के पास हैं और ईरान के पास लॉन्चर्स भी हैं। ईरान का उतना नुकसान नहीं हुआ है जितना ट्रंप लगातार दावा कर रहा है।
यानी केवल 30% हथियार ईरान के खर्च हुए हैं, 70% हथियार और हैं। और ईरानी जो लीडर्स हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारे जो सबसे खतरनाक हथियार हैं वो तो अभी तक हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं। यानी जंग दोबारा शुरू होगी तो उन हथियारों का इस्तेमाल होगा। एक और बात नोट कीजिए, जो वहां के आर्मी के प्रवक्ता हैं, खातम अल अनबिया के जो सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फकारी, उनका बयान आया है और उन्होंने यह कहा है कि सारे अरब मुल्क इस बात को नोट कर लें। सऊदी अरबिया का नाम लिया है, बाकी कंट्रीज का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि ये सब नोट कर लें, अगर जो हम मिसाइलें फेंक रहे हैं, जो हम हमला कर रहे हैं, उसको अगर ये रास्ते में इंटरसेप्ट करेंगे, रास्ते में रोकने की कोशिश करेंगे, तो इन सब को हम दुश्मनाना ट्रीटमेंट देंगे। यानी दोबारा इनके ऊपर हमला शुरू हो जाएगा। उसमें सऊदी अरबिया का नाम है, उसमें कुवैत का नाम है, उसमें बहरीन का नाम है, उसमें सारी अरब कंट्रीज का नाम है। यानी ये जंग आगे बढ़ने के जो आसार हैं, उसमें हमला इजराइल पर होगा सीधा, क्योंकि इजराइल पर हमला जो होता है उसको ही तो ये इंटरसेप्ट करेंगे। ईरान ये तो कह नहीं सकता कि हम सऊदी अरबिया पे हमला करेंगे और आप इंटरसेप्ट नहीं करो। बहुत साफ उसका कहना है कि हमारे और इजराइल के बीच में जो आएगा, जो हमारे हथियारों को, हमारी मिसाइलों को इजराइल पहुंचने से रोकेगा, उसको हम दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे और दोबारा उसके इलाकों पर हमला शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ूं उसके पहले एक और बात, एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि पूरे मिडिल ईस्ट में 20 से ज्यादा रिफाइनरीज ऐसी हैं जिन्होंने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह मैप जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें उन रिफाइनरीज का पता है। और गौर से देखिए कि तकरीबन हर मुल्क जो मिडिल ईस्ट का है, वहां पर किसी न किसी रिफाइनरी ने काम करना बंद किया है, जिसकी वजह से दुनिया में ऑयल के प्रोडक्शन में भयानक गिरावट आई है और ऑयल की प्राइसेस लगातार सर्ज कर रही हैं, ऊपर बढ़ रही हैं। और अगर दोबारा जंग शुरू होती है और ये मुल्क इंटरसेप्ट करते हैं ईरान की मिसाइलों को, तो ईरान दोबारा से नई रिफाइनरीज को निशाना बनाएगा, ऑयल प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देगा। ये उनके कहने का मतलब है। अब ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या आपने सीज फायर तोड़ दिया है, तो ट्रंप का कहना है नहीं नहीं, यह छोटा मोटा मामला था, सीज फायर हमने नहीं तोड़ा है। यहां पर रुक कर आप याद कीजिए मार्क रूबियो का बयान। मार्क रूबियो का जो बयान था 2-3 दिन पहले का, उसमें वो कह रहा था कि जंग तो, सीज फायर तो चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अलग मामला है। यानी जंग से वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अलग करके देखना चाहता है, कहना चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तो हम हमला करेंगे उसको खुलवाने के लिए, लेकिन इसको सीज फायर का वायलेशन नहीं माना जाएगा। ये क्या बात होती है भाई? अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे हमला होगा, अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे जो ईरानी रूल्स है उनको तोड़ा जाएगा, तो ईरान ने बहुत क्लियर किया है कि इसको हमारे नेशन पर, हमारे मुल्क पर हमला माना जाएगा और सीज फायर का टूटना माना जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिकी अखबार भले कह रहे हैं, ट्रंप भले कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं टूटा, छोटी मोटी बात थी, लेकिन ईरान के नजरिए से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल सीज फायर टूटा है और ईरान पूरी तरह से अटैक की तैयारी में है। पहला अटैक यूएई पे हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि इजराइल के ऊपर भी अटैक शुरू हो जाए अगर अमेरिका की तरफ से ऐसी हरकतें जारी रहती हैं। अब ट्रंप का बात करने का जो पूरा तरीका है वो बेहद खतरनाक तरीके से कल सामने आया है। एक जर्नलिस्ट ने जब उससे पूछा कल की घटना में, तो बाकी सब तो उसने कहा कि डील हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैं चाहता हूं डील हो जाए, फला ढिमका, ये बर्बाद कर दिया, वो तबाह कर दिया, जैसे वो बोलता है वैसे बोलता रहा। लेकिन उसके बाद उसने एक लाइन और कही, उसने कहा अगर ईरान डील को नहीं मानता है तो देयर विल बी अ वन बिग ग्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान। ईरान के अंदर से एक बड़ा ग्लो, रोशनी का आप कह सकते हैं कि रोशनी का फव्वारा आपको आता हुआ दिखाई देगा। इसका मानी क्या है? इसका मानी यह है कि ट्रंप सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला हो सकता है। न्यूक्लियर हमले में ही यह होता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स गिराए जाते हैं और पूरा इलाका आग के एक गोले में तब्दील हो जाता है। तो यह जो ट्रंप कह रहा है कि वन बिग ग्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान, You will see a one big glow coming out of Iran, इसका मतलब यह है कि अगर ईरान समझौते को नहीं मानता है तो अमेरिका एटॉमिक हमला कर सकता है।
ये एटॉमिक हमले की धमकी पहले भी इशारों में दी जा चुकी है और ईरान ने कहा है कि आप कर लीजिए एटॉमिक हमला, हमारे इलाके तबाह हो जाएंगे और उसके बावजूद हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम लगातार लड़ते रहेंगे। डील ऐसे नहीं होती है कि आप धमकी दें और हम डील को मान लें। हाँ, इन सब के बीच में मैं एक और बात बता दूं कि आपको आज कई सारे चैनलों पर सुनाई देगा कि तबरीज के पास एक भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है, लेकिन आप नोट कर लीजिए यह सिर्फ 4.29 का था, इसलिए इसका एटॉमिक बम वम से कोई लेना देना नहीं है। यह नॉर्मल नेचुरल भूकंप लग रहा है। इससे आप कहीं ये मत निकालिए कि ईरान ने एटॉमिक विस्फोट वगैरह कुछ किया है, एटॉमिक कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह बिल्कुल नॉर्मल अर्थक्वेक है। इससे ज्यादा अगर कोई आपको अपने चैनल पर बता रहा है तो वो सिर्फ सनसनी के लिए बता रहा है, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। खैर, ट्रंप धमकियों से बाज नहीं आ रहा है। ट्रंप के पूरे बात करने का जो अंदाज है वो धमकियों का है, हालांकि वो लगातार फेल होता चला गया है। इन्होंने ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया। ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया तो सऊदी अरबिया, कुवैत, इन सब ने कहा कि भाई हम अपने एयरबेस का इस्तेमाल ऑपरेशन फ्रीडम के लिए नहीं करने देंगे। इसका मतलब क्या था? ऑपरेशन फ्रीडम का मतलब यह था कि अमेरिका वहां से जहाज निकालेगा और उसको सिक्योरिटी देगा। सिक्योरिटी देने के लिए जरूरत क्या थी कि अगर ईरान की तरफ से कोई हमला हो तो जवाब दिया जाए, और उस हमले का जवाब कुवैत और सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, इनके बेसिस से दिया जाना था। यूएई और बहरीन तो खामोश थे, लेकिन सऊदी अरबिया ने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मना कर दिया। ईरान से उसने एक समझौता छोटा सा किया हुआ है, ऐसा लगता है अंदर अंदर का समझौता किया हुआ है कि आपके ऊपर हमले के लिए हम अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और बदले में आप सऊदी अरबिया के ऊपर हमले नहीं करेंगे। और इसीलिए ऑपरेशन फ्रीडम को रद्द करना पड़ा। जब ट्रंप से पूछा गया तो उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमसे कहा था कि आप इस ऑपरेशन को रद्द कर दीजिए। पाकिस्तान, ऐसा लगता है कि सरकार चला रहा है अमेरिका की। हकीकत यह है कि सऊदी अरबिया और कुवैत के मना करने के बाद रद्द किया गया। पाकिस्तान एक बहाना बन गया है। जब भी कुछ होता है तो कह दिया जाता है कि पाकिस्तान ने कहा, और चूंकि डील की बात पाकिस्तान में ही चल रही है तो हमने ये बात मान ली। ये बेकार की बात है, इसका कोई मान ही नहीं। तो ऑपरेशन फ्रीडम आपको कैंसिल करना पड़ा। हालांकि खबर यह है कि ऑपरेशन फ्रीडम कैंसिल होने के बाद सऊदी अरबिया और कुवैत ने वो जो बैन लगाया था वो वापस ले लिया है और कहा है कि ठीक है, आप हमारी जमीन और आसमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये इस्तेमाल क्या ईरान पर हमले के लिए किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर ईरान पर हमले के लिए किया जाएगा तो देखिए बहुत सारी मुश्किलात सामने आने वाली है। पाकिस्तान की अभी बड़ी अच्छी इमेज बनी हुई है, पीस मेकर की बनी हुई है, सब कुछ है। अब पाकिस्तान कितना पीस मेकर है, कितना नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन ईरान के मामले में तो पीस मेकर की उनकी इमेज बनी हुई है। अब अगर सऊदी अरबिया की जमीन और आसमान का इस्तेमाल होता है ईरान पर हमले के लिए, तो जाहिर तौर पर ईरान सऊदी अरबिया के ऊपर हमला करेगा। सऊदी अरबिया के बेस पर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भी भेजी हुई है और अपनी जहाजें भी भेजी हुई हैं। अब ईरान अगर हमला करेगा तो वो जहाजें और वो मिलिट्री क्या करेगी ये देखना होगा। अगर वो ईरान को जवाब देती है तो ईरान सीधा इस बात को कहेगा कि अब पाकिस्तान भी इस जंग में शामिल है, और उसके बाद पाकिस्तान जाकर किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर देगा। तो पाकिस्तान को एक पॉइंट पर जाकर अगर जल्दी समझौता नहीं होता है और लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये खड़ी होगी कि वो ईरान के साथ खड़ा हो या कि सऊदी अरबिया के साथ। सऊदी अरबिया के साथ उसकी डिफेंस डील है। कल मैं एक जगह देख रहा था, बहुत सारे पाकिस्तानी बड़ी बड़ी बातें इसको लेकर कर रहे थे, हिंदुस्तान के लिए कर रहे थे कि हिंदुस्तान से जंग होगी तो सऊदी अरबिया हमारी मदद करेगा, टर्की हमारी मदद करेगा। बेकार की बात है, हम पड़ोसी हैं, जंग होगी, थोड़ी बहुत मदद कहीं से आपको मिल जाए, लेकिन नुकसान पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ही होगा। तो जंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफी है। और उम्मत की अगर आप बात कर रहे हैं तो पहले सऊदी अरबिया और यूएई के बीच जो चल रहा है वो संभाल लीजिए, पहले बाकी सब जो कुछ चल रहा है उसको संभाल लीजिए। इस तरह के मिलिट्री अलायंसेस दुनिया में पहले भी होते रहे हैं और इससे बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। खैर, उस पर कभी और बात कर लूंगा। अभी की जो बात है वो ये कि सऊदी अरबिया और ईरान अगर जंग में आमने सामने आते हैं, सऊदी अरबिया के जमीन और आसमान का इस्तेमाल होता है, ईरान उनके ऊपर अटैक करता है, तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज्यादा पिकुलियर हो जाएगी। वो पीस मेकर के रोल में नहीं रह जाएगा, उसको सऊदी अरबिया का साथ देना पड़ेगा, यानी ईरान के साथ दोस्ताना रिश्ते उसके खटाई में पड़ेंगे। और उसके बाद जो कुछ होगा, कुछ आप समझ रहे हैं और कुछ आगे बात कर ली जाएगी। ऐसा ना हो तो ही बेहतर है। हम तो चाहते हैं डील हो जाए, लेकिन अभी जो पूरा माहौल बन रहा है उसमें लग नहीं रहा है कि तुरंत कोई डील हो सकती है।
जैसे एक खबर आपको और दूं, एनबीसी की खबर है ये कि अमेरिका लगातार ये प्रेशर बना रहा है इराक के ऊपर कि वो ईरान से अपने रिश्ते तर्क करे, जो ईरान के समर्थक मिलिशिया वहां पर हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे और ईरान के साथ कोई रिश्ता न रखे। और इसीलिए वहां के जो डिप्टी आयल मिनिस्टर हैं जिनके ईरान से रिश्ते माने जाते हैं उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया। यानी नई जो इराकी गवर्नमेंट आई है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो ईरान से रिश्ते तर्क कर ले। और इसी समय खबर यह आती है कि नॉर्दर्न इराक में एक मिलिशिया ग्रुप जो एंटी ईरान है, जो ईरान के खिलाफ है, जो अमेरिका का पाला हुआ ग्रुप है, उसके ठिकानों के ऊपर आज सुबह ईरान ने हमला किया है। तो अगर हमलों के लिस्ट आप बनाएं तो यूएई के ऊपर हमला ईरान ने किया है, ईरान पर यूएई ने हमला किया है, अमेरिका ने हमला किया है। नॉर्दर्न इराक में एंटी ईरान जो मलेशिया है उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया है। इतने सारे अटैक फिलहाल वहां पर चल रहे हैं, तो यह कहना कि सीज फायर ठीक ठाक चल रहा है बिल्कुल बेकार की बात है। और यह दिखाई दे रहा है कि अगले कुछ दिनों में अगर डील नहीं हुई, और उसकी उम्मीद इसलिए बहुत कम है कि अमेरिका लगातार ऐसी शर्तें लगा रहा है जिन शर्तों को मानना ईरान के लिए मुमकिन नहीं है। यह शर्त लगाना कि आप अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को दे दे, कभी नहीं मानेगा ईरान। आप देख लीजिएगा, जिसको न्यूक्लियर डस्ट वो कह रहा है, वो ईरान कभी नहीं देगा अमेरिका को। सैंक्शंस हटाने की बात अमेरिका कर नहीं रहा है। कल ही ये बयान आया, जो वहां सुप्रीम लीडर हैं, उनके जो सलाहकार हैं, जो पहले आईआरजीसी के चीफ भी रह चुके हैं, उनका बयान आया और बिल्कुल साफ साफ बयान आया कि जब तक हमें मुआवजा नहीं मिलेगा हम इस जंग से बाहर नहीं जाएंगे, और ये जंग कब खत्म होगी ये हम तय करेंगे। मुआवजे के रूप में क्या मांग रहा है वो? मुआवजे के रूप में साफ साफ कह रहा है कि हमारा फ्रोजन एसेट आप खोलिए और प्लस हमको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टाल वसूलने की इजाजत दीजिए। इजाजत नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है हम टाल वसूलेंगे और इस पर आप किसी तरह का कोई तमाशा ना करिए। अब यह बात मानना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए जो मैं बार बार कहता हूं कि विन विन सिचुएशन आ पाना बेहद मुश्किल काम है। इसीलिए कल रात को जो कुछ हुआ है उसको छोटी मोटी घटना की तरह मैं नहीं देख पा रहा हूं, बल्कि एक बड़ी जंग की तरफ खाड़ी फिर बढ़ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि बीच में कोई रास्ता निकल जाए, पाकिस्तान लगा होगा और भी मुल्क लगे होंगे, लेकिन फिलहाल चिंता की बात है, फिलहाल टेंशन की बात है। कल रात को जो हुआ है वो अगर और आगे बढ़ता है, और अभी चल रहा है क्योंकि यूएई के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो फिर से इस जंग की शुरुआत हो सकती है। ये फिलहाल मेरी रीडिंग है। जाने से पहले एक अलग तरह की खबर, कई सारे लोग अब ईरान जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मजेदार बात यह है कि उन रिपोर्ट्स में जो कुछ आ रहा है उनमें ज्यादातर वही बातें हैं जो हम यहां बैठकर पहले ही वहां की न्यूज और वहां के लोगों से बात करके आपको दिखा चुके हैं। जैसे कई चैनल्स जो वहां पर गए हैं उन्होंने कहा कि वहां हिजाब पर रूल तो है, लेकिन सड़कों पर महिलाएं आपको बिना हिजाब के दिख जाती हैं और उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। ये बात हम आपको कई बार अपने चैनल पे बता चुके हैं। एक और बात कि इंडिया टुडे की जो रिपोर्टर गई हैं उन्होंने कल खबर किया, वहां पे जो सिख कम्युनिटी है, सरदार लोग जो हैं, उनसे मुलाकात की और ये बताया कि ये लोग यहां पर बहुत सेफ हैं। दुनिया कहती है कि ईरान में कट्टरपंथ है, लेकिन ईरान में जो अल्पसंख्यक हैं वो भी बड़े कायदे से रहते हैं। ये बात भी हम आपको कई बार बता चुके हैं, कई तरीकों से बता चुके हैं, कई एग्जाम्पल देके बता चुके हैं कि वहां पर चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, और चाहे क्रिश्चियंस हो, और या फिर यहूदी ही क्यों ना हो, वो ईरान की जो मुख्य धारा है उसमें बिल्कुल मिले जुले हैं और ईरान में उन सबको इज्जत मिलती है। ये बात अगर आपको याद होगा तो हैदराबाद में जो मैंने लेक्चर दिया था, जो अपने यहां भी लगाया था, वहां भी कहा था। और यही वजह है कि हमें कई बार लगता है कि चलो ठीक है, हम जिस तरह से रिसर्च ईरान पर कर रहे हैं, हम जिस तरह से ईरान से खबरें ला रहे हैं, वो खबरें ऑथेंटिक हैं, सही हैं, और हम आपसे जो वादा करते हैं कि सबसे तेज खबर भले ना पहुंचा पाएं, लेकिन सबसे सही खबर जरूर पहुंचाएंगे, वो निभाने में एक हद तक कामयाब हुए हैं। ये सब आपकी मोहब्बत से, आपके सहयोग से मुमकिन हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, और अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, हमारे टीसीएच के मेंबर बन जाइए। बहुत आसान है, स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड है, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक्स दिए हुए हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारी ताकत बनेंगे तो सच कहने की हमारी हिम्मत 100 गुना और बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।